हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। बेटा, राजस्थान की रजत बुने पाठ आजकल हमारा पढ़ाया जा रहा है, जिसके लेखक अनुपम मिश्र जी हैं। तो आज पेज नंबर 14 पे आगे पढ़ते हैं। यानी 2 पैराग्राफ हम 14 तक के कल समझा चुके थे। यानी जब आपको ये बताया गया था कि राजस्थान में पानी की समस्या का निवारण करने के लिए कुइयों का जो निर्माण किया जाता है, कुई बनाई जाती है। यानी जो चेजारो होते हैं, चेलवांजी होते हैं, उनके द्वारा कुएं का निर्माण कराया जाता है। और हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, अगर उस कुएं का निर्माण करते समय चेलवांजी के द्वारा, चेजारों के द्वारा जरा सी भी गलती होती है तो वह गलती उसे बहुत भयंकर नुकसान पहुंचा सकती है, उसके प्राण तक ले सकती है। मानी जब कुएं बनाई जाती है तो जितनी खुदाई हो चुकी होती है उसकी उसी दिन चिनाई भी की जाती है, ईंट के साथ चूना मिला करके। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे पेज नंबर 14 पे। आज हम थर्ड पैराग्राफ पढ़ेंगे। आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, कुएं पर सजगता का पहरा। यानी जब कुएं जिस दिन जितना खोदा गया है, खुदाई हुई है, उस चेलवांजी के द्वारा उसे उतना उस दिन मजबूत किया जाता है। ठीक है बेटा, पेज नंबर थर्ड पर पैराग्राफ नंबर थर्ड पढ़ते हैं। आज पेज नंबर 14 पे अपने किताब आप लोग ओपन कर लें। लिखा है 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर कर रेत तेजी से फेंकी जाती है। यही बात अपने पाठ के प्रारंभ में पढ़ लिया था। जब पाठ का प्रारंभ हुआ था, पैराग्राफ नंबर 1 में ये पढ़ा था और आपको मैंने क्लास में समझाया भी था। आपको अगर याद होगा, ब्लैक बोर्ड की मदद से आपको समझाया भी था कि कैसे कैसे वहाँ पर कुएं का निर्माण किया जाता है। यही बात फिर आगे हमें लेखक बता रहे हैं, अनुपम मिश्र जी, कि अंदर जो मौजूद तेलवांजी होता है, चेजारो होता है, जो कुएं का निर्माण कर रहा होता है, खुदाई कर रहा होता है, बसौली के माध्यम से खोदता है, उस पर रेत फेंकी जाती है ताकि उसको गर्मी न लगे। ठंडी रेत उस पर फेंकी जाती है ताकि अंदर की गर्म हवा बाहर आए और बाहर से उसे ठंडक दी जाए, ताकि उसका टेम्परेचर सही रहे, उसे गर्मी का एहसास न हो। लिखा है, मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलवांजी को राहत दे जाती है। आपको अगर याद होगा तो पाठ के प्रारंभ में तर बतर शब्द का प्रयोग किया था लेखक ने। यहाँ पर उसी बात को दोहराया है कि जो अंदर उसको पसीना से आ रहा है, उसको उसमें राहत मिलती है। जब चेलवांजी खुदाई कर रहा होता है, अंदर कुएं का निर्माण कर रहा होता है, तो उस पर रेत फेंकी जाती है, ठंडी रेत, उसे थोड़ा राहत मिलती है। कुछ जगहों पर कुएं बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। इन राजस्थान के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कुएं बनाना बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन काम है। ऐसा हमें इस पाठ के लेखक अनुपम मिश्र जी बता रहे हैं। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता, तब कुएं को रस्से से बांधा जाता है। अब एक और टेक्निक का प्रयोग वो करते हैं। कहीं कहीं पे मिट्टी धंसती ज़्यादा है तो ईंटों के साथ साथ रस्सी का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार की रस्सी होती है? जंगली घास की रस्सी होती है। कौन सी घास होती है उसकी जानकारी हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ में। ध्यान दें आप। लिखा है, पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खीप, उसका मीनिंग बेटा नीचे बता रखा है। खीप मैंने क्या होता है? एक प्रकार की घास होती है, उसके रेशों से देखते ना आप, आपने जंगली घास को देखा होगा, छोटे छोटे पेड़ों को देखा होगा, उनकी जो बाहर लेयर होती है, जो रेशा होता है, उससे जो है रस्सियाँ बनाई जाती हैं। आमतौर पर गांव में आपने देखा होगा, गांव में वो रस्सियाँ ज़्यादा मिलती हैं जो मजबूत ज़्यादा होती हैं। मजदूरों के पास आपने उनको ज़्यादा प्रयोग करते हुए देखा होगा। मकान का निर्माण हो रहा होता उस समय उनका प्रयोग ज़्यादा होता है, क्योंकि वो मजबूत ज़्यादा होती हैं, प्लास्टिक से भी मजबूत होती हैं वो ज़्यादा। तो वही बात बताई गई कि पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खीप नाम की घास का ढेर जमा कर दिया जाता है। चेजारो खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। जैसे कुएं का निर्माण कार्य चल रहा होता है तो बाकी लोग उस खीप घास से रस्सी बटना शुरू करते हैं, रस्सी बनाना शुरू करते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है।
पेज नंबर 15 पे देखें बेटा, इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्सी का पहला गोला बिछाया जाता है। जैसे जैसे ईंटों की चिनाई होती है, साथ साथ में वो जो रस्सी बट जाती है खीप घास की, उसकी लेयर भी साथ में लगाई जाती है ताकि वो और मजबूत हो। और फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह ऊपर आते आते ऊपर आते हैं। खीप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियां, वो रस्सी के लिए बोला गया, जो लड़ियां हैं एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती हैं। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है। ऊपर क्यों रहता है? ताकि उसके साथ और सपोर्ट में लगाया जाए आगे, जैसे जैसे कुएं का निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि ईंटों की चिनाई के साथ साथ उस खीप घास से बनाई गई जो रस्सी होती है उसको भी सुरक्षा के तौर पर, सपोर्ट के तौर पर कुएं के निर्माण कार्य में प्रयोग में लाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है, ऐसा हमें लेखक बता रहे हैं। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है। मान जितना खोदा जाता है उस दिन उस खुदी हुई कुएं पर ईंटों के साथ चिनाई करके, चूने के साथ मिला करके उस पर खीप घास की रस्सी से उसे सपोर्ट दिया जाता है, उसे सुरक्षा दी जाती है। अब क्या करें, अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से के पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। ऊपर छोटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते जाते हैं। क्यों करते हैं? मजबूती देने के लिए, ताकि वो कुएं मजबूत रहे। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुएं में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। क्यों चाहिए इतना बड़ा लंबा? वो जो गोल घेरा है, जो हम व्यास बता रहे थे आपको हम श्यामपट्ट में ब्लैक बोर्ड में समझा रहे थे क्लास में, आपने ध्यान दिया होगा, जो उसका व्यास है, चौड़ाई है, उस पर गोल घेरा उस रस्से का आता है, इसलिए रस्सा ज़्यादा चाहिए, जो खीप घास की बनी हुई रस्सी होती है। एक हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। मान लो 5 हाथ उन्होंने खुदाई कर ली। अब जब गोल घेरा रस्सी का आएगा तो अनुमान लगाया लेखक ने 150 हाथ तक रस्सा उपयोग में आ जाता है। यानी खीप घास की सहायता से जो रस्सी बनाई गई है उसका उपयोग भी उस कुएं के निर्माण में किया जाता है। अब यदि 30 हाथ गहरी कुएं की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो समझ में ही नहीं आएगा यहाँ कुएं खुद रही है कि रस्सा बन रहा है। अब लेखक ने कितनी अच्छी बात हमें बताई है। अनुपम मिश्र जी बता रहे हैं, जिनको जानकारी नहीं होती है कि इतनी रस्सी का क्या करेंगे ये लोग, उनको समझ में नहीं आता है कि कुएं का निर्माण हो रहा है या रस्सियां बनाई जा रही हैं। लेकिन लेखक में बता, जब 30 हाथ गहरी खुदाई में और उसका गोल घेरा लाना होगा, अब जैसे जैसे वो गहराई जाएगी उसका व्यास थोड़ा बढ़ता जाता है, ऊपरी भाग संकरा होता है, नीचे में थोड़ा बढ़ता जाता है व्यास, तो रस्सी भी ज़्यादा लगेगी। तो कह रहे हैं कि लगभग कितने हजार, 4000 हाथ के आसपास तक की रस्सी का वहाँ प्रयोग होता है। इसलिए उन्होंने क्या बोला है कि जिनको जानकारी नहीं होती है, जहाँ पर कुएं का निर्माण हो रहा होता है, उनके लिए अचरज होता है, आश्चर्य होता है कि रस्सी बन रही है या कुएं बन रही है। ऐसा हमें लेखक बता रहे हैं। कहीं कहीं न तो ज़्यादा पत्थर मिलता है न खीप ही, ये खीप घास है जो मैं भी बताया कुछ देर पहले। लेकिन रेजानी पानी है तो वहाँ भी कुइयाँ जरूर बनती हैं। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। रेजानी पानी का कल विवरण हमने बता दिया था आपको कि जब वो खड़िया पट्टी मिलती है तो तब ही संभावना होती है कि अब हमारी कुएं आगे प्रोसेस में है, प्रोन्नति में है। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी की लंबे लट्ठों से की जाती है। लट्ठे अरणी, बन, बाबल या कुम्बट के पेड़ों की डगालों से बनाए जाते हैं। डगा होते जो तना होता है या मोटी टहनियाँ होती हैं, यानी अनेक प्रकार की
जो वहाँ पर झाड़ियाँ हैं, टहनियाँ हैं, उनका प्रयोग किया जाता है उस कुएं का निर्माण करने में। जो नाम दिए हैं लट्ठे, अरणी, बण, बाबल या कुंबल, ये जो अनेक वैरायटी हैं राजस्थान में जो पाए जाते हैं उसके नाम यहाँ पर लेखक ने बताया हमें। इस काम के लिए सबसे उम्दा, उम्दा माने अच्छी लकड़ी अरणी की ही है, पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आग तक से भी काम लिया जाता है। अगर वो चीज़ उपलब्ध न हो, जो साइड में लट्ठों की मदद भी ली जाती है उसको टिकाऊ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, तो आग तक का भी, ये भी लकड़ी है, प्रयोग किया जाता है कुएं के निर्माण कार्य में। आगे लिखा लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं, फिर इन्हें खींप की रस्सी से बांधा जाता है। कितना कठिन काम है कुएं का निर्माण करना राजस्थान में, आप लोग देख रहे होंगे। खींप रस्सी से भी बांधा जाता है, उनके अंदर लट्ठे भी सपोर्ट के तौर पे लगाए जाते हैं ताकि कोई नुकसान न हो, कुएं का निर्माण बेहतर ढंग से किया जाए, ये हमें लेखक बता रहे हैं। कहीं कहीं जग की रस्सी भी काम में लाते हैं। अब इतना अलग अलग नाम क्यों बताया लेखक ने हमें? जहाँ पर जो लकड़ी मिलती होगी उसका उपयोग किया जाता है। कहीं पे कोई चीज़ मिलती है, कोई नहीं मिलती है, तो जो चीज़ जहाँ पर उपलब्ध है उसका उपयोग किया जाता है। साथ में खींप की रस्सी को भी बाहर से बांधा जाता है उस कुएं के निर्माण कार्य में, कुएं को बनाने में। लिखा है यह बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सांपणी भी कहते हैं, उसे सांपणी नाम भी बोला गया है। अब आप देख होंगे आगे डायग्राम पेज नंबर 16 पे कि नए लोगों की तो समझ में नहीं आएगा यहाँ कुएं खुद रही है। एक व्यक्ति के हाथ में आप देख रहे हैं, वो गोल घेरा आप देख रहे हैं, हाथ में उसकी रस्सी है, काफ़ी लंबी रस्सी है, और आप जो कुएं का मुंह देख रहे हैं वो उस पर जो घेरा है, व्यास है उसका, उसके हाथ में वो रस्सी है। इसलिए नए लोगों को समझ में आता ही नहीं है। डायग्राम में भी लेखक ने बताया है और पीछे पाठ के पैराग्राफ में भी बताया है, जो अभी अभी हमने पढ़ा है। आगे पढ़ते हैं। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवांजी को मिट्टी की खूब परख रहती है। एक व्यक्ति नीचे जो मौजूद ऑलरेडी है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। इस क्षण नीचे धार लग जाती है, चेजारो ऊपर आ जाते हैं। मैंने शुरू से आपको समझाया है, शुरू से बताया है कि खड़िया पट्टी का बहुत बड़ा रोल होता है। खड़िया पत्थर की पट्टी जैसे ही आती है, कुएं खोदते खोदते, कुएं बनाते बनाते, वैसे ही पानी की बूंदें, पानी की धार टपकनी आरंभ हो जाती है, तो उनका मिशन कामयाब हो जाता है। और आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे चेजारो ऊपर आ जाता है। जैसे ही खड़िया पत्थर की जो पट्टी मिलती है तो पानी की धार आनी शुरू हो जाती है, अर्थात कुएं में पानी एकत्र होना शुरू हो जाता है। तो वो चेजारो, जिसे हम चेलवांजी भी कहते हैं, जो कुएं का निर्माण करता है, कुएं के अंदर रह करके उस बसौली औजार से खुदाई करता है, वो तब तुरंत ऊपर आ जाता है। आगे देखते हैं क्या होता है। कुएं की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। जैसी कुएं बन जाती है, पानी उसमें आना शुरू हो जाता है, एक उत्सव मनाया जाता है गांव में। लेखक में बता रहे हैं जैसे ही उस कुएं में पानी रिसना शुरू हो जाता है, पानी की धार टपकना शुरू हो जाता है, तो गांव में एक उत्सव, एक पर्व, एक त्यौहार जैसा माहौल बन जाता है। आगे कह रहे हैं यूँ तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है, पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता था। अनुपम मिश्र हमें बता रहे हैं कि जैसे कुएं का निर्माण हो जाता है, पानी मिल जाता है, तो एक खास तरह की परंपरा है, उनको विशेष भोज दिया जाता है, विशेष भोजन दिया जाता है जिन्होंने कुएं का निर्माण किया है। चेलवांजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती है। जो चेलवांजी होते हैं, चेजारो होते हैं, जिनके द्वारा कुएं का निर्माण किया जाता है, उनको अनेक प्रकार की भेंट दी जाती है, उन्हें सम्मानित किया जाता है। चेजारो के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता था। आच प्रथा, ये आच प्रथा क्या थी? उस गांव की एक परंपरा हुआ करती है, राजस्थान में होती थी पहले, अब तो बदलाव आ गया है, आगे आपको पता चलेगा कि जब वो चेजारो, चेलवांजी जिसे हम कह रहे हैं, कुएं का निर्माण करता था, उसे जो भी तीज त्यौहार होते, जो भी
पर्व होते साल भर के, उन सभी अवसरों पर उसे सम्मानित किया जाता था। लेखक हमें बताएंगे आगे कि चेदारों के साथ गांव का यह संबंध उस दिन नहीं टूट जाता था, बल्कि क्या होता था, आच प्रथा, अंडरलाइन कर दें, एक आच प्रथा होती है से उन्हें वर्ष भर के तीज त्योहारों में, विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेग भेंट दी जाती है और फसल आने पर खलियान में खेत में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगता था। एक अद्भुत परंपरा थी राजस्थान की कि जब भी कोई उत्सव होता था, कोई शादी ब्याह होता था, तो उनको सम्मानित किया जाता था, उनको कुछ दिया जाता था नेक स्वरूप में, भेंट स्वरूप। जिसकी जो श्रद्धा हो, जिसकी जितनी शक्ति हो, अपने सामर्थ्य के अनुसार। और एक और काम क्या होता, जब खेत में नई फसल करती थी, उस चेलवांजी के नाम पर, उस चेदारों के नाम पर जिसने कुएं का निर्माण किया, अलग से धान का ढेर इकट्ठा हो जाता था, उसके नाम का होता था। ऐसा हमें लेखक बता रहे हैं। कितनी अच्छी जानकारी हमें मिल रही इस पाठ में। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है, लेकिन अब थोड़ा प्रथा बदल गई है। केवल उन चेलवांजी को, चेदारों को मजदूरी देकर बात समाप्त की जाती है। लेकिन पहले बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी परंपरा का परिचय यहाँ पर अनुपम मिश्र जी हमें बता रहे हैं। आगे पढ़ते हैं बेटा। कई जगहों पर चेदारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते थे। जैसलमेर के अनेक गांवों में पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवालों के हाथों से 100-200 वर्ष पहले बनी पार या कुइयाँ आज भी बिना थके पानी जुटा रही हैं। लेखक में परिचय दिया है कि जैसलमेर जैसे अनेक गांवों में आज भी उन चेदारों के द्वारा, चेलवांजी के द्वारा, जो इस विशिष्ट कला में माहिर थे, कुशल थे, वो कभी पालीवाल ब्राह्मण हैं, कभी मेघवाल हैं, उनके हाथों लगभग 100 से 200 वर्ष पहले बनाई गई कुइयाँ आज भी मौजूद हैं। लोग आज भी उस पानी को पीते हैं जो उन चेदारों के द्वारा, उन चेलवांजी के द्वारा बनाई गई कुइयाँ हैं। आगे पढ़ते हैं। कुएं का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। अब प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आखिर कुएं का मुंह छोटा क्यों होता है। लेखक हमें बता रहे हैं, ध्यान दें बेटा, आगे पेज पलट दें आप भी। कुएं का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती हैं। दिन भर में एक कुएं मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है उससे 2-3 घड़े भर सकें। एक दिन में 2-3 घड़े पानी वहाँ एकत्र हो जाता है। कुएं के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है, यदि कुएं का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा में पानी ज़्यादा फैल जाएगा और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। यानी उसका अगर व्यास बड़ा, ज़्यादा चौड़ा रखेंगे तो पानी को निकालने में दिक्कत होगी, इसलिए उसका व्यास क्या रखा जाता है, छोटा रखा जाता है। ऐसा हमें लेखक बता रहे हैं। छोटे व्यास की कुएं में धीरे धीरे रिस कर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। कई जगहों पर कुएं से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चरस का उपयोग भी इसी कारण से किया जाता है। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं, पर मोटे कपड़े या चमड़े की चरस के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बंधा होता है। चरस पानी से टकराता है, ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है और इस तरह कम मात्रा के पानी में भी ठीक से डूब जाता है। भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चरस अपना पूरा आकार ले लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि नीचे जो पानी एकत्र होता है उसको ऊपर निकालने के लिए कोई वजनदार बर्तन, आपने जो पढ़ा है चरस, उसका प्रयोग किया गया है। उस पर मोटा सा कड़ा लगा रखा है, वजनीदार, उसको वजनदार बना रखा है, ताकि जब रस्सी के सहारे उस बर्तन को नीचे डुबाएंगे तो वो आसानी से पानी में डूब जाए और कुएं में मौजूद या एकत्र पानी को आसानी से बाहर निकाला जाए। तो ये था यहाँ तक बेटा कि कुएं किस प्रकार बनती है, किस प्रकार पानी निकाला जाता है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है, उसका व्यास कम क्यों रखा जाता है, ये सब अब तक हमने पढ़ा है। यानी कुएं का निर्माण वहाँ पर हो चुका है, कहाँ पर, राजस्थान में। इससे आगे क्या क्या होता है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई समस्या हो तो आप हमें प्रश्न अवश्य पूछें। धन्यवाद।